हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा था? ये अपना इवोल्यूशन चल रहा है, बता दूं इवोल्यूशन चल रहा है। और थर्ड लेक्चर है क्या ये? थर्ड लेक्चर है शायद, थर्ड लेक्चर होना चाहिए ये। थर्ड लेक्चर ही है ना? हाँ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपने जेनेटिक ड्रिफ्ट तक अपन ने पढ़ लिया था। एक कमेंट आया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट वापस बताना, वापस बता देंगे जी, ठीक है। आपके लिए जो आप बोलोगे वो कर देंगे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को वापस थोड़ा सा समझा देते हैं। बताओ कैसे हो, पहले तो ये बताओ कैसे हो, ठीक है, बढ़िया हो। चलो कमेंट सेक्शन के यार कमेंट कर दिया करो, थोड़े थोड़े कमेंट दिखते तो बढ़िया नहीं लगता है। तो लाइक कर दिया करो, इतने सारे आप देखते हो, लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, बस दो चीज़ें कर दो। बाकी फिर आपको देखो जितने लाइक और कमेंट हो गए ना उतना ज़्यादा आपको और बढ़िया कंटेंट मतलब जो मिलता है ना उसमें कमी नहीं है कहीं भी। और ज़्यादा और भी चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई करने की कोशिश करूँगा, आपको अलग अलग ट्रिक्स देने की कोशिश करूँगा, और भी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूरत क्या है, बस मेरे को भूख किसकी, लाइक और कमेंट्स की, वो दोगे तो आपको बताना कि लाइक और कमेंट ज़्यादा करोगे तो वीडियो ज़्यादा चलेगी, चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। अब थोड़े थोड़े व्यू आते हैं तो काम करने का मज़ा नहीं करता ना, तो थोड़ा सा देख लेना, आप समझदार हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन जो है ना उसके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे देश की बात नहीं होगी, पूरे देश के अंदर तो भाई बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके लिए अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट यार नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं निकाल सकते। कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, मान लो कोई 20 लोग हैं, कोई 20 लोगों की पॉपुलेशन है, उसकी अपन निकाल सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बवाल है पहले वो समझ लो ना। तो मैं बोल रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जब होगी तो उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक बात है। ये रेंडम होते हैं, इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो रेंडम आएंगे, ठीक है। उसका ऐसा नहीं कि जैसे डार्विन बोल रहे थे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है, ना ना, ये रेंडम चीजें होती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। चलो अब ये जो पॉपुलेशन मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है पॉपुलेशन, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण क्या है? कारण देख लो भाई। अगर आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, क्या हो जाए? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे मान लो ये कोई एक जगह है, ठीक है, ये दो जगह है, ठीक है, ये क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए, ये जगह जो है वो आइसोलेट हो जाए, इस जगह से क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए, ठीक है, आइसोलेट हो जाए, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो कम भी हो सकती है। देखो आपको बताऊं मैं, ये मान लो एक जगह है, ठीक है, कोई भी एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस का ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है किसी भी कारण से आइसोलेट हो जाए। मान लो इधर से क्या आ गई भाई? नदी आ गई, यहां से बीच में से क्या आ गई? नदी आ गई, ये बीच में से क्या आ गई? नदी आ गई, या फिर बाढ़ आ गई मान लो, ठीक है। तो इधर वाले जो है वो अलग हो गए, इधर वाले जो है वो अलग हो गए, ठीक है, मतलब आइसोलेशन हो गया ना, यहां पर आइसोलेशन हो गया। तो आइसोलेशन की वजह से पहले यहां पर पॉपुलेशन कितनी थी? मान लो यहां पर पहले पूरे में कितने थे? 100 लोग थे, ठीक है। अब आइसोलेट, ये बीच में नदी आ गई तो इधर वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? इधर 20 लोग बच गए, इधर 80 लोग बच गए, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज हुई या नहीं हुई? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? माइग्रेशन बाई चांस। अगर किसी बाई चांस क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया, ठीक है, बाई चांस क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया, कुछ लोग इधर से उधर चले गए, तो भी क्या है? पॉपुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, ना। मान लो एक गांव से एक गांव में 10 लोग रहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, 10 लोग रहते हैं ना। अब उनमें से 2 लोग जो कुछ दूसरे गांव में चले गए, कमाने चले गए, तो उस दूसरे गांव की पॉपुलेशन तो उन 2 लोगों की वजह से बढ़ गई ना। उन 2 लोगों की वजह से दूसरे गांव की पॉपुलेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी भैया। और इधर जो जिस गांव के अंदर वो लोग रहते थे पहले से, जिसको छोड़कर वो गए हैं, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई, दूसरे गांव की बढ़ गई, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई। तो यहां पर दोनों चीजें हो सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, कम भी हो सकती है पॉपुलेशन और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या? नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, मतलब बाढ़ आ गई भाई, बाढ़ आ गई कोई जगह पर, तो कुछ लोग मर जाएंगे उस बाढ़ के अंदर, कुछ के घर जो है वो तबाह हो जाएंगे। या फिर मान लो कोरोना है भाई, कोरोना है, कोरोना फैला तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई उसके अंदर, तो पॉपुलेशन कम हुई ना, कम हुई। जो सहन कर गए उस कोरोना को, जिनकी इम्यूनिटी बढ़िया थी, कोरोना को सहन कर गए, वो जी गए, जो इनकी नहीं थी वो मर गए, ठीक है। तो यही बात है मैंने आपको यहां पर बताई, ये बोटल नेक इफेक्ट है इसके अंदर बताई मैंने, कि पहले मान लो ये इतनी पॉपुलेशन थी, ये बोटल ऐसे बोटल नेक के अंदर, बोटल के अंदर कोई रहता नहीं है। ये एक तरीका है एक समझाने का कि पहले लोग थे, मान लो कोई जगह 100 लोग रह रहे थे, वहां पर बीमारी फैल गई, कोरोना आ गया, ठीक है। अब 100 लोगों में से कितने लोग बचे हैं? खाली 20 लोग बचे हैं, 80 लोग मर गए, 80 लोग
मर गए। सिर्फ कितने बच्चे हैं? 20 लोग बचे हैं। तो पहले कितने लोग थे? ये पूरी बोतल जो है ना नीचे से चौड़ी होती है, बोतल नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से पतला होता है। उसका जो नेक होती है, बोतल जो है उसकी जो गर्दन होती है, यहाँ पर बोतल थी यार, चलो मैं आपको दिखाऊं क्या? एक मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो उसको लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे मिल गई एक बोतल है, इस दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये बोतल है, ठीक है। ये बोतल आपको दिख रही है, इधर कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। ये बोतल दिख रही है, ठीक है। इस बोतल का नीचे से देखो ये चौड़ा भाग है और ऊपर से देखो इसकी नेक देखो पतली है ना। ये इसीलिए यार है ना, बाकी और बोतल्स आती है ना जो और कोल्ड ड्रिंक आते हैं, उनकी बोतल ऐसी नहीं आती है ना, उसकी जो गर्दन है वो उतनी बड़ी नहीं आती है ना। ये पूरा इसके लिए बोतल नेक इफेक्ट के लिए ही बनी है ये बोतल ना। देखो पी भी नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगती इसलिए देखो थोड़ी सी पी मैंने, इसको नहीं पी है। देखो चलो यहाँ देखो, ये देखो इतनी बोतल है, नीचे से चौड़ी है ऊपर से पतली है। पहले लोग कितने रहते थे? इतने लोग रहते थे इसमें, इतने लोग रहते थे। चौड़े वाला जो भाग है, मतलब जो चौड़ा भाग है नीचे का, इसमें लोग ज्यादा रहेंगे। ये बात तो मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं भैया, बिल्कुल मानते हैं। नीचे वाला चौड़ा भाग है, इसके अंदर लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब कोरोना आया, 100 लोग रहते थे, 80 लोग मर गए। अब कितने बचेंगे? इतने 20 लोग तो इस नेक में भी रह सकते हैं ना, 20 लोग तो इस नेक में भी रह सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नीचे का जो चौड़ा भाग है इसके अंदर 100 लोग रह सकते हैं। कोरोना फैल गया, मर गए 80 लोग, कितने बचे? 20 लोग। तो पॉपुलेशन घट गई ना। इस नेक जितनी पॉपुलेशन होगी, इस नेक के अंदर आ जाए, इस गर्दन के अंदर आ जाए, इतनी पॉपुलेशन ही तो रह गई। तो ये क्या बोटल नेक इफेक्ट है? ये भी क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट को दिखाती है। वही बात करें फाउंडर इफेक्ट, यहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है, बोटल नेक इफेक्ट के अंदर क्या हो रही है? पॉपुलेशन घट रही है। वही बात करूं फाउंडर इफेक्ट की, तो फाउंडर इफेक्ट ये कोई दूसरी जगह है, कोई नई जगह खाली जगह पड़ी है, इससे ये यहाँ पर 100 लोग थे, तो 2 जगह हैं, एक जगह पर 100 लोग रहते हैं, एक जगह पर 100 लोग रहते हैं, दूसरी जगह खाली जगह पड़ी है। उस 100 लोगों में से 20 लोग जो हैं वो वहां से उठकर बोला हमें इस जगह पर नहीं रहना, हम दूसरी जगह पर जाकर हमारा घर बसाएंगे। वो दूसरी जगह चले गए और उस दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे। उस दूसरी जगह के लिए वो क्या बन गए? फाउंडर बन गए ना। वहां कोई नहीं रहता था, वो नए 20 लोग जाके वहां रहने लगे। तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी? पॉपुलेशन कुछ नहीं थी वहां पर, अब 20 लोग आ गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई ना वहां की। तो फाउंड ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती है, पॉपुलेशन घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए लागू होगा, ऐसा नहीं कि लाखों की पॉपुलेशन होती है वहां पर लागू नहीं होता है ना। चलो अब बात करेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे। क्या बोलते हैं हार्डी-विनबर्ग ना? तो ये जो विनबर्ग साहब हैं, जो हार्डी हैं, हार्डी साहब है ना, विनबर्ग जो है, ये इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मेरा जो प्रिंसिपल है ना, जो मेरा प्रिंसिपल है वो लार्ज पॉपुलेशन पर लागू होगा। पहली बात तो इन्होंने यही बोल दी कि मेरा जो प्रिंसिपल बनाया है मैंने, प्रिंसिपल की बात आगे करेंगे, कि जो पहली बात इन्होंने शर्त ये रख दी कि मेरा प्रिंसिपल पढ़ने से पहले ये मैं पहले बता दूं कि अगर आप लार्ज पॉपुलेशन लोगे तब मेरा प्रिंसिपल जो है वो लागू होगा, अगर आप छोटी छोटी पॉपुलेशन लेके बैठ जाओगे तो मेरा प्रिंसिपल जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब देखो उस टाइम पर बहुत सारे लोग अपने अपने प्रिंसिपल ले रहे थे और उनके होड़ जो है ना ये लगी हुई थी कि भाई मेरा प्रिंसिपल जो है, मेरी थ्योरी जो है रिजेक्ट ना हो जाए, मेरी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। सब यही चाहते हैं कि यार मेरी थ्योरी रिजेक्ट ना हो, सब यही तो चाहते हैं। तो इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं बोल दूंगा कि स्मॉल पॉपुलेशन के लिए मेरी थ्योरी जो है वो लागू होती है तो लोग जो है ना 20 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन पर स्टडी कर लेंगे, ठीक है, और मेरी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई मेरी थ्योरी जो है वो लार्ज पॉपुलेशन पर काम करेगी। अब कर लो, एक देश को इकट्ठा कर सकते हो, एक देश पर स्टडी कर सकते होगा पूरे देश पर। अब जो भी स्टडी आती है ना कि हाँ इस शहर की ये लोगों का मतलब ये लोग ये चाहते हैं, तो वो कोई 10-15 लोगों पर स्टडी करी जाती है। ऐसा नहीं कि पूरे शहर से पूछा जाता है। जैसे सर्वे आते हैं, अलग अलग सर्वे आते हैं कि भाई इस बार ये चुनाव में ये पार्टी जीतेगी, पहले ही वो बता देते हैं न्यूज चैनल वाले। वो कैसे बताते हैं? तो वो कुछ लोगों के पास में जाते हैं, गिने चुने लोगों के पास जाते हैं, हाँ भाई तो आप किसको वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे, उसके हिसाब से वो निकाल लेते हैं, पूरे देश का बता देते हैं। ऐसा ना हर एक इंसान के पास माइक लेके जाते हैं क्या? आपके पास कोई आया आज तक? नहीं आया ना। हाँ, तो वही बात है। ये जो इन्होंने बोल दिया, हार्डी-विनबर्ग ने पहले ही बोल दिया कि लार्ज पॉपुलेशन आपको रखनी है, उस पर ही मेरा प्रिंसिपल काम करेगा। अब प्रिंसिपल क्या है इनका? प्रिंसिपल ये इनका ये है कि इन लार्ज पॉपुलेशन द जीनोटाइप एंड एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिवोल्यूशनरी चेंज। अगर देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको कि लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है
तो उनका जीनोटाइप और उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इवोल्यूशन नहीं होगा। विनबर्ग जो है, हार्डी विनबर्ग जो है, वो ये बात बोलते हैं कि कोई लार्ज पॉपुलेशन है और उसके अंदर कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर इवोल्यूशन जो है वो नहीं होता, वहां पर जीनोटाइप और एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वहां पर कोई इवोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये रिवोल्यूशनरी चेंज क्या हो सकते हैं? रिवोल्यूशनरी चेंज क्या हो सकते हैं वो देखो। जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं कि जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो हो गया तो वहां पर इवोल्यूशन हो सकता है, वहां पर इवोल्यूशन हो जाएगा, वहां मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, ये बात बोल रहे हैं। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई तो भी मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर इवोल्यूशन हो सकता है। फिर विनबर्ग ये बोल रहे हैं कि अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर म्यूटेशन, ये रिवोल्यूशनरी चेंज है ना, उन्होंने कहा ना कि कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, यही रिवोल्यूशनरी चेंज है। अगर म्यूटेशन नहीं हो तभी मेरा काम करेगा प्रिंसिपल। अगर म्यूटेशन हो गया तो मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, फिर इवोल्यूशन हो जाएगा। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तभी मेरा प्रिंसिपल काम करेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर अब्सेंट है तभी मेरा प्रिंसिपल काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अब यार यही तो सारे वो चेंजेस हैं, यही तो वो सारे चेंजेस हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है, यही तो वो सारे चेंजेस हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है। अगर यही नहीं होंगे तो इवोल्यूशन होगा कहां से? अगर ये चेंजेस नहीं होंगे, ये जो 5 चेंजेस लिख रखे हैं, अगर यही नहीं होंगे तो इवोल्यूशन होगा कहां से? फिर तो हार्डी विनबर्ग साहब का प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन है अगर उसके अंदर ये चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे तो उनका जीनोटाइप और उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा। अब देखो उन्होंने खेल क्या खेला, खेल क्या खेला। पहली कंडीशन क्या रखी उन्होंने कि भैया लार्ज पॉपुलेशन रख लो, लार्ज पॉपुलेशन रखो। अगर उन्होंने बोल देते कि स्मॉल पॉपुलेशन तो लोग 5 लोगों को इकट्ठा करके उन पर स्टडी कर लेते, दूसरे साइंटिस्ट उनको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर यार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? वही बात करें, नेचुरल सिलेक्शन को रोक सकते हो क्या? अगर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ये 5 चीजें, इनमें से एक ना एक तो हो ही जाएगी, एक ना एक तो एक हो ही जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये इनमें से एक भी हो गई तो मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रिजेक्ट करके बता दो भाई, पहले ही बोल रखा, अगले ने पहले ही बोल रखा है। अब जब भी आप बोलोगे भाई हाँ यहां पर तो इवोल्यूशन हो गया, बोल देंगे भाई जीन फ्लो हो गया, यहां पर जीन फ्लो हो गया। लो अब किसी पूरे देश के अंदर, मतलब लार्ज पॉपुलेशन पूरे इंडिया के अंदर, आप किसी को रोक सकते हो क्या? भाई इंडिया से बाहर मत जा, अभी हमारी स्टडी चल रही है, अभी हमारी स्टडी चल रही है, अभी हम हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल जो उसको रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं, उसका प्रिंसिपल जो है वो हमें स्टडी कर रहे हैं, अभी आप देश छोड़ के मत जाओ। या फिर किसी टूरिस्ट को रोक सकते हो क्या? कोई देश से, कोई दूसरे देश से अपने इंडिया में आ रहा है, उसको रोक सकते हो क्या कि भाई तू मत आ, एक बार हमारी स्टडी चल रही है, एक बार? रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते तो क्या हो जाएगा? जीन फ्लो हो जाएगा। जीन फ्लो हो जाएगा तो विनबर्ग बोल देंगे, जैसे आप बोलोगे हाँ रिजेक्ट हो गया भाई, रिजेक्ट हो गया, इवोल्यूशन हो रहा है हमारे देश के अंदर, क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे आप बोलोगे, विनबर्ग बोल देंगे कि भैया ये जीन फ्लो हो गया या इसलिए गड़बड़ हो गई, वरना मेरा प्रिंसिपल तो सही था, मेरा प्रिंसिपल तो सही था। तो विनबर्ग जो है बहुत चालाकी से उन्होंने खेल खेला है। उन्होंने बोला, देखो समझाने का तरीका है, बाकी साइंटिस्ट जो है उन्होंने दिमाग लगा के सारे काम किए, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए उसके लिए बातें बोल रहा हूं ना। तो विनबर्ग जो है उन्होंने पहले बोल दिया कि लार्ज पॉपुलेशन पर मेरा प्रिंसिपल काम करेगा। और प्रिंसिपल क्या बताया उन्होंने कि कोई भी एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप और एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है ना, जीनोटाइप और एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। और जीनोटाइप और एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये कब नहीं होगा? जब उस पॉपुलेशन के अंदर कोई रिवोल्यूशनरी चेंज ना हो। रिवोल्यूशनरी चेंज मतलब इनमें से ये जो 5 जो चीजें हैं इनमें से कोई सा ना हो, इनमें से कोई सा नहीं होगा, तब जो है जीनोटाइप और एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? ये आपके हार्डी विनबर्ग अपना प्रिंसिपल में बोलते हैं। अब इन्होंने एक इक्वेशन दी है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये हमेशा ये बोलते हैं कि P प्लस क्यू बराबर क्या होगा? 1 होगा। अगर ये चेंजेस नहीं होंगे, रिवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होंगे, तो P प्लस क्यू क्या होगा? 1 होगा। अब P क्या है? P बराबर क्या है? A है, और Q बराबर क्या है? A है, ठीक है, स्मॉल a। Q बराबर स्मॉल ए, P बराबर कैपिटल ए। अब एक कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। सो क्या लिख सकते हैं अपन? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 इज इक्वल्स टू 1। इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है यार, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
इक्वल्स टू 1, ये इन्होंने इक्वेशन दी। अब पी स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और 2pq क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपको समझ में आएंगे कहां पर? जेनेटिक्स के अंदर समझ में आएंगे। कहां समझ में आएंगे? जेनेटिक्स के अंदर। ये क्या ट्रेट है जी? क्या है? ट्रेट है ना। पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? होमोजाइगस डोमिनेंट को। क्यू स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए कि पी स्क्वायर किसको भाई? होमोजाइगस डोमिनेंट को करता है। क्यू स्क्वायर मतलब कैपिटल को, और क्यू स्क्वायर स्मॉल मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और 2pq किसको करता है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को करता है, मतलब ए कैपिटल ए स्मॉल ए को, ठीक है। अब इस पर बेस्ड इक्वेशन कैसा आता है? इस पर बेस्ड इक्वेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, इसके अंदर आपको इक्वेशन पुट करनी होती है बस, ठीक है। अब मान लो आपको पी स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने, पी की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है। अब पी की वैल्यू दे दी तो आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे? क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या होता है? 1 होता है। तो आप पी स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो आपको पी की वैल्यू आपको दे दी, पी की वैल्यू रख दोगे तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो ना। क्योंकि अरे 1 से माइनस कर दो मेरे भाई, बायोलॉजी को समझता हूं ना। आपको मान लो पी की वैल्यू दे दी, पी की वैल्यू दे दी आपको, है ना, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर कैसे निकाल लोगे भाई? 1 से माइनस कर दो पी की वैल्यू को, पी की जो वैल्यू दी है आपको उसको 1 से माइनस कर दो, जो माइनस आया वही क्यों आया? क्योंकि पी प्लस क्यू आता 1 होता है ना, निकाल सकते हो। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कहां पर सोल्व करेंगे? मेरे को याद रहेगा, मैं जेनेटिक्स के अंदर इस पर बेस्ड जो PYQ आए हुए हैं वो सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको थोड़ा और, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स का जो पार्ट आता थोड़ा सा, तो उसको समझने के बाद में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो जेनेटिक्स के अंदर इसके बाद बायोटेक पढ़ाऊंगा, बायोटेक के बाद में जेनेटिक्स अपनी स्टार्ट होगी, जेनेटिक्स के अंदर इनके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करूंगा, मुझे याद रहेगा ना। उसके वहाँ पर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये वाले न्यूमेरिकल्स भी अपन करने वाले हैं। चलो, अब ये इन्होंने बोला कि रिवोल्यूशनरी चेंज। अब कौन कौन से फैक्टर है जो इस प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकते हैं? बता चुका हूं आपको, ऑलरेडी बता दिया मैंने, लेकिन वापस बता देते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो इस प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकते हैं? तो हार्डी विनबर्ग बोलते हैं कि ये वाले फैक्टर्स जो है वो मेरे प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाले नहीं होने चाहिए, तभी मेरा प्रिंसिपल काम करेगा। तो पहला जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल जो है वो काम नहीं करेगा। फिर बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो भी मेरा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, मतलब हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। म्यूटेशन हो गया तो भी हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो भी हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया तो भी हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। अब ये देखो भाई, ग्राफ है जी, ये ग्राफ देखो, ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ ध्यान से देखना। इसके अंदर देखो आपको बिल्कुल ये एकदम से चोटी देखो, एकदम से नुकीली पीक दिख रही है, बिल्कुल, है ना, एकदम से नुकीली दिख रही है ना। पीक गेट्स हायर एंड नैरोवर, है ना, बहुत पतली हो गई ऊपर जाके, है ना। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजिंग बोलते हैं ना यार, क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका? स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कोई भी चीज है वो एक रेंज के अंदर काम होगा। कोई भी चीज है, कोई भी काम जो है वो एक रेंज के अंदर होगा। अगर उस रेंज से ऊपर जाएगा ना, अगर उस रेंज से ऊपर जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर उस रेंज से नीचे आएगा तो भी वो काम नहीं करेगा। अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो और समझ में आएगा आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में, 3 और 5 के बीच में कोई चीज होगी तो वो बेस्ट है। अगर वो 5 से ऊपर हुई तो भी वो खराब है, और वो 3 से नीचे हुई तो भी वो खराब है। मैं बोल रहा हूं किसी चीज की वैल्यू अगर 3 और 5 के बीच में आ रही है ना, 3 और 5 के बीच में आ रही है तब वो बेस्ट है। अगर वो 5 से ऊपर होगी तो वो खराब है, बिल्कुल उसको फेंक दो। और अगर वो 3 से नीचे होगी तो भी उसको फेंक दो, वो खराब है। लेकिन 3 और 5 के बीच में आ गई तो वो बढ़िया है, मतलब एक रेंज की बात हो रही है। तो इसका एग्जांपल क्या है? बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज। जो ह्यूमन बेबीज है उनका बर्थ वेट, जो बच्चे पैदा होते हैं ह्यूमंस के, उनका जो एक बर्थ वेट जो है ना वो एक रेंज के अंदर होता है, वो एक रेंज के अंदर होता है। अगर उस रेंज से ज्यादा बर्थ वेट हो गया, मतलब जो बच्चे हुए हैं ना यार, कोई इंसान है उसका बच्चा हुआ है, अब जो बच्चे होते हैं इंसान के, उनका जो वेट होता है ना, उनका जो वजन होता है वो एक रेंज के अंदर होता है, वो एक रेंज के अंदर होता है। अगर उस रेंज से ज्यादा वजन हो गया तो मम्मी जी की डेथ हो जाएगी ना, तो मदर जो है उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर उस बच्चे का जो वेट है एक उस रेंज से कम हो गया तो बच्चे की डेथ हो जाएगी, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक रेंज के अंदर काम चलेगा। अगर उस रेंज से ज्यादा आ जाएगा तो
मदर की डेथ, और अगर उस रेंज से कम आए तो बच्चे की डेथ। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबल हो रहा है सिस्टम, है ना, स्टेबल हो रहा है। अगर उस रेंज के अंदर काम करोगे तो आप रहोगे, वरना एक की डेथ तो होनी पक्का है। तो यहाँ पर क्या स्टेबलाइजिंग है। फिर बात करें अपन किसकी, ये डायरेक्शनल है जी। कौन सा है, डायरेक्शनल। ये वाला ग्राफ है डायरेक्शनल। एक मिनट, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। अब ये डायरेक्शनल जो इसमें सही नहीं बना रखा है ना, डायरेक्शनल सही से बना के दिखाऊं आपको मैं, तो ग्राफ होता है कुछ इस पर। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं यार इस ताकि सही दिखे। ये डायरेक्शनल जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एक डायरेक्शन के अंदर चीजें होंगी ना, ठीक है। ये ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ देखो, एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ना। एक डायरेक्शन के अंदर जाने का मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई एक चीज है ना, एक चीज तो बढ़ती जाएगी और दूसरी चीज जो खत्म होती जाएगी। एक चीज तो जो है वो बढ़ती जाएगी और दूसरी चीज खत्म होती जाएगी। तो जो चीज बढ़ रही है उसकी तरफ जो है ग्राफ जो शिफ्ट होता जाएगा। जो चीज बढ़ रही है, यहां पर इसका एग्जांपल क्या होगा वही बताऊंगा, लेकिन ये ग्राफ किस चीज को दिखा रहा है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज खत्म होती जा रही है। तो जो चीज बढ़ रही है उसकी तरफ क्या है, ये ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, जिराफ की नेक। जिराफ की जो नेक है वो इसका एग्जांपल है। जैसे कुछ जिराफ जो उनकी गर्दन लंबी हो गई, देखो नीचे घास खत्म हो गया था, नीचे जमीन पर घास खत्म हो गया था। अब जिराफ के सामने एक चुनौती थी कि नीचे घास खत्म हो गया है, तो अब घास खाना तो है उनको, वरना तो मर जाएंगी वो। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों की जो पत्तियां थी वो तोड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो खाना स्टार्ट कर दिया। अब उनकी गर्दन पहुंचती नहीं थी, उन पेड़ों की जो पत्तियां वहां तक गर्दन पहुंचती नहीं थी, तो कुछ की गर्दन लंबी हो गई, कुछ जिराफ जो है उनकी गर्दन तो लंबी हो गई, तो वो तो उन्होंने खाना खा लिया और वो तो बच गई। और जिनकी छोटी रह गई गर्दन, वो खाना नहीं खा पाई, वो पत्तियां नहीं खा पाई, तो वो क्या हो गई, मर गई। तो जिन जिराफ की नेक जो है वो लंबी हो गई, ठीक है, वो क्या है, जी गई, उन्होंने जीवन जिया। और जिनकी ग्राफ बोल रहा हूं, जिन जिराफ की नेक जो है वो लंबी नहीं हुई, वो मर गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिनकी नेक जो वो लंबी हुई, उन्होंने वो सर्वाइव करा, और जिनकी जो नेक है, ग्राफ वापस आ रहा है, जिनकी जो नेक है वो छोटी रह गई, वो मर गई। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है। फिर बात करें डिसरप्टिव, ये जो ग्राफ है ये क्या है, डिसरप्टिव वाला भाई, डिसरप्टिव। एग्जाम्पल आपको याद रखने, एग्जाम्पल आप पूछे जा सकते हैं। ग्राफ बोल रहा हूँ, जिराफ, कहाँ ग्राफ, जिराफ नेक लेंथ है ना यार। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेट हो रही, काफ़ी लेट हो रही है ना, रात को रिकॉर्ड हो रही है। आपको सुबह दिख रही है क्लास, लेकिन रात को रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ तक पहुँचते सुबह दिन में पढ़ाई क्लास रिकॉर्ड करना, और फिर ये सिस्टम, तो फिर जीभ जो वो इधर उधर होने लग जाती है। चलो डिसरप्टिव की बात करते हैं। डिसरप्टिव, ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये ग्राफ ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है, दो पीक बन रही हैं, एक ये वाली पीक और एक ये वाली पीक, दो पीक बन रही है, एक ये, दो पीक बन रही है। मतलब क्या है कि एक चीज बहुत ज्यादा होगी और दूसरी चीज बहुत कम होगी। मीडियम साइज का कुछ नहीं रहेगा, मीडियम साइज का कुछ नहीं रहेगा। एक चीज बहुत ज्यादा होगी, मतलब एक जगह उस पर बहुत ज्यादा लंबे लंबे लोग हैं और छोटे छोटे लोग हैं। मीडियम साइज वाले कोई है ही नहीं, मीडियम हाइट वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। या तो ड्वार्फ है या फिर टोल है, मीडियम हाइट वाला कोई है ही नहीं। तो वहां पर कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। ये किसके लिए हो गया, जो चीज ज्यादा है और ये चीज जो चीज कम है। एग्जाम्पल की बात करें, डार्विन फिंचेस, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डिसरप्टिव का एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस। अब वो डार्विन ने जो चिड़िया देखी थी, जो फिंचेस देखी थी, ठीक है, उनकी कुछ की चोंच तो है बहुत लंबी थी, कुछ चिड़िया जो थी उनकी चोंच बहुत लंबी थी और कुछ की बहुत छोटी थी, कुछ की बहुत लंबी थी और कुछ की बहुत छोटी थी। तो ये क्या है, ये ग्राफ उसी को रिप्रेजेंट करता है ना। कुछ की जो लंबी है वो इधर पीक बना रही है, जिनकी छोटी है वो मीडियम साइज का कुछ नहीं था, मीडियम के अंदर कोई पीक नहीं आता। समझ में आ गई बात। चलो अब बात करेंगे अपन प्लांट इवोल्यूशन की बात करेंगे ना, जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं उन्हीं को बस आसान करके समझने की कोशिश करेंगे ना। प्लांट इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन सा प्लांट कब आया, उसकी बात कर लेते हैं ना। चलो ध्यान से देखना, एक होता है एरा और एक होता है पीरियड। एक होता है एरा और एक होता है पीरियड। दोनों ही टाइम की यूनिट है, दोनों ही क्या है, टाइम की यूनिट है। एरा जो है ना, एरा जो है वो बड़ा होता है ना। जैसे एक होता है सेंचुरी, सेंचुरी कितने साल की होती है, 100 साल की होती है, उसको सेंचुरी बोलते हैं। एक होता है डिकेड, ठीक है, एक होता है डिकेड। तो डिकेड कितने, 10 साल का होता है, ठीक है, उसको डिकेड बोल देते हैं। सेंचुरी 100 साल की, डिकेड 10 साल का,
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है या नहीं आ रही पहले बताओ। सेंचुरी 100 साल की, डिकेड 10 साल का, दोनों ही क्या टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं भाई, दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सेंचुरी बड़ी होती है और डिकेड छोटा होता है, क्योंकि एक सेंचुरी के अंदर 10 डिकेड आ जाएंगे, 10 डिकेड आ जाएंगे, तो सेंचुरी बड़ी होती है, डिकेड छोटा होता है। वैसे ही एक एरा होता है, एरा जो है वो बड़ा होता है और पीरियड जो वो छोटा होता है, ठीक है, पीरियड छोटा होता है, एरा जो है वो बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों ही टाइम को दिखाती हैं, समय को दिखाती हैं, लेकिन एरा जो है वो बड़ा होता है और पीरियड जो है वो छोटा होता है, ठीक है। अब देखो 3 एरा की बात करेंगे अपन, 3 एरा की बात करेंगे। एक एरा है पैलियोजोइक एरा, ठीक है, एक एरा है पैलियोजोइक एरा, उसके बाद में आया मीजोजोइक एरा और फिर आया सीनोजोइक एरा। जो आज के टाइम चल रहा है वो कौन सा है? सीनोजोइक एरा चल रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होनी चाहिए यार, है ना। जो सबसे पुराना एरा है ना, पी फॉर पुराना और पी फॉर प्लियोजोइक, जो सबसे पुराना एरा है वो कौन सा है? प्लियोजोइक एरा सबसे पुराना है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पी फॉर पुराना और पी फॉर प्लियोजोइक, सबसे पुराना एरा प्लियोजोइक। उसके बाद में कौन सा है? मीजोजोइक आया, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? सीनोजोइक आया। जो आज चल रहा है वो कौन सा? सीनोजोइक है। अब हर एरा के अंदर पीरियड भी है, हर एरा के अंदर पीरियड भी है। तो पीरियड देखो, प्लियोजोइक के अंदर कौन कौन से पीरियड थे? प्लियोजोइक जो एरा था सबसे पुराना है। इस एरा के अंदर सबसे पहला पीरियड कौन सा था? सिलूरियन पीरियड था। कौन सा था? सिलूरियन। सिलूरियन के बाद में कौन सा है? देवोनियन। देवोनियन के बाद में कौन सा है? कार्बोनीफेरस। और उसके बाद में कौन सा आया? पर्मियन आया, ठीक है। तो आपका जो प्लियोजोइक है उसके अंदर 4 पीरियड आए। सबसे पुराना पीरियड कौन सा था? प्लियोजोइक सबसे पुराना एरा, ये बात तो मान गए आप। इस एरा के अंदर सबसे पहला पीरियड कौन सा आया? सिलूरियन। उसके बाद में देवोनियन, उसके बाद में कार्बोनीफेरस और उसके बाद में पर्मियन। ये 4 पीरियड आए। फिर आया मीजोजोइक एरा। जैसे ही पर्मियन खत्म हुआ, जैसे ही पर्मियन पीरियड खत्म हुआ, उसी के साथ आपका प्लियोजोइक एरा भी खत्म हो गया और उसके बाद में मीजोजोइक एरा जो है उसकी शुरुआत हुई। और मीजोजोइक एरा जो है इसके अंदर सबसे पहला जो पीरियड आया वो कौन सा है? कौन सा था? ट्राइसिक पीरियड आया। कौन सा था? ट्रायसिक पीरियड था। ट्रायसिक पीरियड खत्म होने के बाद में कौन सा पीरियड शुरू हुआ? जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड, उसकी जुरासिक जैसे खत्म हुआ उसके बाद में क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। ये 3 पीरियड रहे मीजोजोइक के अंदर। जैसे क्रिटेशियस पीरियड खत्म हुआ तो मीजोजोइक जो एरा जो है वो खत्म हो गया और नया एरा स्टार्ट हुआ, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के अंदर 2 पीरियड हैं, एक टर्सरी और जो शुरुआत हुई वो टर्सरी से, फिर आया क्वाटरनरी पीरियड। जो अब चल रहा है वो क्वाटरनरी पीरियड। ये बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं कौन सा प्लांट कब आया। तो सबसे P4 अपन चलेंगे, पुराने से नए के अंदर आएंगे ना, पीछे से आज की दुनिया में आएंगे ना, तो पुराने से नए के अंदर आने वाले हैं। तो प्लियोजोइक क्या है? पुराना है। P4 पुराना, P4 प्लियोजोइक। तो प्लियोजोइक सबसे पुराना है। और प्लियोजोइक एरा के अंदर कौन से प्लांट्स आए? तो ओरिजिन हुआ ब्रायोटेरिडो और जिम्नो का। प्लियोजोइक एरा के अंदर कौन से प्लांट्स का ओरिजिन हुआ? जन्म किसका हुआ? तो जन्म हुआ भैया ब्रायोटेरिडो और जिम्नो का जन्म हुआ प्लियोजोइक एरा के अंदर, ठीक है भैया। जन्म हो गया, ओरिजिन हो गया। फिर प्लियोजोइक एरा खत्म हुआ और मीजोजोइक एरा स्टार्ट हुआ। प्लियोजोइक एरा खत्म हुआ और मीजोजोइक जो एरा है उसकी शुरुआत हुई। अब इनका ओरिजिन कब हो चुका था? ब्रायोटेरिडो और जिम्नो का जो है ओरिजिन कब हुआ था? हुआ था प्लियोजोइक के अंदर। अब इनका जन्म हुआ तो अब जवान होंगे ये। तो जवान कब हुए? जवान हुए ये मीजोजोइक एरा के अंदर। मीजोजोइक एरा के अंदर ये जवान हुए और इनका एक तरफा राज हुआ। इन्होंने राज किया, जहां भी आपकी नजर घुमाई, जहां भी मीजोजोइक एरा के अंदर जाओ चले गई, वहां पर नजर घुमा ली नजर, जहां भी नजर जाएगी आपको कौन दिखेगा? ब्रायोटेरिडो और जिम्नो। ब्रायोटेरिडो और जिम्नो आपको दिखेंगे। और इनका तो एक तरफा राज था यार। मीजोजोइक पीरियड, मीजोजोइक एरा के अंदर इनका तो एक तरफा राज था। लेकिन उस टाइम पर जन्म हुआ किसका? एक छोटा सा बच्चा जन्मा। कौन जन्मा? एंजियो। कौन जन्मा? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का जन्म हुआ उस टाइम पर, ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब देखो उनका एक तरफा राज था क्योंकि वो पहले प्लियोजोइक एरा के अंदर ही जन्म गए थे ना, उनका जन्म पहले हो गया था, तो उनका अब राज हो गया। भाई चारों तरफ वही वो लग रहे थे, वही वो दिख रहे थे आपको ना, सारे प्लांट्स वैसे ही थे। उसके बाद में मीजोजोइक के अंदर एंजियोस्पर्म उनका ओरिजिन हुआ और फिर मीजोजोइक खत्म हुआ, सीनोजोइक जैसा ही एरा आया ना, सीनोजोइक एरा आया, इसके अंदर किसका राज है? एंजियो का, ठीक है। आज आके टाइम पर आप अपनी नजर घुमा के देखो, आपको ऑलमोस्ट प्लांट्स कैसे दिखेंगे? एंजियोस्पर्म में दिखते हैं ना, एंजियोस्पर्म में दिखते। तो आज के टाइम पर किसकी एज चल रही है? एंजियोस्पर्म की एज चल रही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई यार?
प्लेओजोइक एरा सबसे पुराना था, उसके अंदर ओरिजिन किसका हुआ, ब्रायोटेरिडो और जिम्नो का हुआ। उसके बाद में एरा आया, मीजोजोइक एरा आया, उसके अंदर एक तरफा राज था किसका, ब्रायोटेरिडो और जिम्नो का, ठीक है, और उस टाइम पर जन्म हुआ एंजियोस्पर्म का। उसके बाद में आज सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के अंदर आपको कौन दिखते हैं, किसका एक तरफा राज है, आपका एंजियोस्पर्म का एक तरफा राज है। कोई दिक्कत है, प्लांट एवोल्यूशन खत्म। आगे बात करते हैं एनिमल इवोल्यूशन की। एनिमल इवोल्यूशन को ध्यान से देखो, वही बात करेंगे एरा पीरियड की। तो एरा समझ चुके हो आप, एरा बड़ा होता है, पीरियड छोटा होता है जी। एरा जो है वो पहला जो पुराना था वो कौन सा था, प्लेओजोइक, उसके बाद में मीजोजोइक, उसके बाद में सीनोजोइक, वही चीज है, ठीक है। और प्लेओजोइक के अंदर कौन कौन से पीरियड है, सबसे पुराना है सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, उसके बाद पर्मियन। और वहीं बात करें अपन मीजोजोइक की, उसके अंदर है ट्राइसिक, जुरासिक और आपका क्रेटेशियस। वहीं बात करें सीनोजोइक की तो टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। अब एक एक की पीरियड की बात करें, कौन से में कब आया। तो मैं ये बोल रहा हूं अपन को पानी से हवा के अंदर उड़ना है। पहले जीव कहां पर आए, क्योंकि अपन ने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं कि बारिश आई थी, उसके अंदर हो डाइल्यूट सूप बना था, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है जो बनना स्टार्ट हुए। तो पानी से, पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म बना है, सबसे पहले पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म बना है। तो पानी से, वाटर से अपन को कहां जाना है, हवा के अंदर उड़ना है। पानी से निकल के अपन को हवा के अंदर उड़ना है, इतना अपने दिमाग में बैठा लो, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो सबसे पहले, कि पानी से अपन को हवा में उड़ना है। दिमाग में बैठ गई, अब बातें सुनना। प्लेओजोइक जो एरा है ना, इसके अंदर पहला पीरियड कौन सा था, सिलूरियन। सिलूरियन पीरियड के अंदर कौन आई, फिशेस आई। फिशेस आई, मछलियां कब आई, मछलियां कब आई, प्लेओजोइक के सिलूरियन पीरियड के अंदर कौन आई, फिशेस आई। अब आपको पता है फिशेस कहां रहती हैं जी, पानी के अंदर रहती हैं। मछली जल की रानी है, पानी के अंदर ये रहती हैं। तो अपन को तो पानी में नहीं रहना, अपन को तो हवा में उड़ना है, ठीक है भैया। कैसे उड़ेंगे, तो सबसे पहले यार डायरेक्ट तो हवा में जा नहीं सकते, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो अपन पानी में है, तो अपन ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लें जो पानी में भी रह सकता हो और धरती पर भी जा सकते हो। पहले तो एक रास्ता तो निकाले ना कि यार पानी से डायरेक्ट हवा में जा नहीं सकते और डायरेक्ट धरती पर भी नहीं जा सकते, तो उनको ऐसा बनाना पड़ेगा जो पानी में रह जाए और धरती पर भी चला जाए। तो फिशेस के बाद में कौन आए, एम्फीबियंस। कौन आए, एम्फीबियंस आए। कब आए, डेवोनियन के अंदर। सिलूरियन के अंदर फिशेस आई, डेवोनियन जो पीरियड था इसके अंदर कौन है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पानी के अंदर भी रह सकते हैं और धरती पर टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं ना, जमीन पर भी रह सकते हैं। अब जमीन पर ऐसा अपन ने ऑर्गेनिज्म बना लिया जो पानी के अंदर भी और जमीन पर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अपन को फिर क्या बनाना है कि भाई कब तक पानी और जमीन ऐसा करता रहेगा, अपन को ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो जमीन पर चल जाए, वो जमीन पर ही रहे पूरे टाइम पर, है ना। अपन को ऐसा नहीं चाहिए जो डबल शिफ्ट करता हो, डबल शिफ्ट करने वाला नहीं चाहिए अपन को कि पानी में भी रह जाऊं उसमें भी रह जाऊंगा ना, ऐसा अपन को नहीं चाहिए। अपन को फुल टाइम काम करने वाला चाहिए। कौन चाहिए अपन को, जो जमीन पर रहे। जमीन पर आएगा तभी तो हवा में उड़ पाएगा ना, पानी से निकल के पहले जमीन पर तो आए, ठीक है। तो जमीन पर आने के लिए कौन आए, रेप्टाइल्स आए। कब आए, कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। कब आए, कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर कौन आए, रेप्टाइल आए। अब रेप्टाइल आपको पता है कि वो रेंग रेंग के चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। तो अपन को रेंगने वाले नहीं चाहिए यार, अपन को तो हवा में उड़ना है। तो हवा में रेंगने वाला कब उड़ेगा, तो पहले तो पैरों पर चलने वाला चाहिए ना। हवा में तो बाद में उड़ लेंगे, पहले पैरों पर तो चले, रेंग के चल रहा है अभी, तो पैरों पर तो चले पहले। तो कार्बोनिफेरस के अंदर कौन है, रेप्टाइल आए। सिलूरियन के अंदर आए फिशेस आई आपकी। फिर आया डेवोनियन पीरियड, उसके अंदर कौन आया आपका, एम्फीबियंस आए। डेवोनियन के बाद में कार्बोनिफेरस, उसके अंदर कौन आया, रेप्टाइल आए। परमियन के अंदर ऐसे कोई खास बातें बता नहीं रखी कि कौन आया, तो परमियन के अंदर कुछ मत मानो, ठीक है। फिर ये प्लेओजोइक एरा जो है, प्लेओजोइक जो एरा है वो खत्म हुआ, और प्लेओजोइक एरा खत्म हुआ तो कौन सा एरा स्टार्ट हुआ, मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा जो है इसका पहला पीरियड कौन सा है, ट्राइसिक। ट्राइसिक के अंदर आपको आप पता है कि भाई रेप्टाइल्स बन चुके थे, जमीन पर रेंग रेंग के चलने लग गए थे। अब कौन आए, ममल्स आए। ममल्स क्या है, पैरों पर चलने लग गए थे। पैरों पर, अपन को तो हवा में उड़ना है ना यार, पैरों पर वो चलने लग गए थे ममल्स। तो ट्राइसिक पीरियड के अंदर ममल्स आ गए। फिर कौन आए, बर्ड्स आए। कब आए, जुरासिक पीरियड के अंदर। जुरासिक पीरियड के अंदर बर्ड्स आ गए और ये हवा में उड़ने लग गए। तो मैंने कहा था ना पानी से हवा के अंदर उड़ेंगे, तो अपन बर्ड्स बन गए जुरासिक पीरियड के अंदर और हवा में उड़ना स्टार्ट हो गया, है ना। फिर क्रेटेशियस, फिर टर्सरी और फिर क्वाटरनरी। आज के टाइम पर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फिश भी है, एम्फीबिया भी है, रेप्टाइल भी है, ममल्स भी है और बर्ड्स भी हैं। अब आप बोलोगे कि भैया कोई चीज जैसे वहां पर एक्सटिंक्ट हो रही थी प्लांट्स के अंदर, यहाँ पर कोई चीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई। तो मैंने कहा एक्सटिंक्ट तो हुई है यार, है ना। अब ऐसा नहीं कि सारी फिशेस ही एक्सटिंक्ट हो गई, सारी फिशेस नहीं। जो पहली बार जो फिशेस बनी थी वो क्या आज के टाइम पर है, नहीं। ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि वो है आज के टाइम पर, क्योंकि बहुत सारी फिशेस जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे ममल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो जाए ना, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर आपको रेप्टाइल भी देखने के लिए मिलेंगे, एम्फीबिया भी हैं, फिशेस भी हैं और आपकी
ममल्स भी हैं, सारे हैं, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कुछ एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। चलो ये अपन ने एनिमल इवोल्यूशन की बात कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। प्लांट इवोल्यूशन समझ में आ गया, एनिमल इवोल्यूशन अब देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो ये देख लेते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ये जो बातें पहले बता चुका हूँ, जब चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था वह जब बता चुका हूँ कुछ बातें, और देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक ही है ना। तो यूनिवर्स कितना पुराना है, यूनिवर्स की एज कितनी है भाई, यूनिवर्स की एज कितनी है, तो 20 बिलियन ईयर्स को पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं ये चीज है ना, 20 बिलियन ईयर्स साल पुराना अपना यूनिवर्स है। अर्थ की एज कितनी है भाई, वो अपनी 4.5 बिलियन ईयर्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो ना, तो ये याद रख लेना ना। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई 3 बिलियन ईयर्स अगो। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर इनवर्टिब्रेट्स का भाई तो 500 मिलियन ईयर्स अगो आए, ठीक है। जोलेस फिश का भाई, इनवर्टिब्रेट्स आ गए, इसके बाद जोलेस फिश का भाई सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन है, जोलेस फिश आई, जोलेस फिश का भाई 350 मिलियन ईयर्स अगो। सीवीड्स का भाई 320 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद में फिश लाइक रेप्टाइल आए, ठीक है, फिश लाइक मछली जैसे थे लेकिन रेप्टाइल थे, वो कब आए 200 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद में डायनासोर एक्सटिंक्शन की बात कर रखी है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हो गए, वो 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। फिर ये डेट्स दे रखी है ना, ये डेट्स याद रखना आपको। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब आए, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब आए 15 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया 2 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस कब आया 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। निएंडरथल मैन कब आया 10,000 टू 14,000 ईयर्स अगो। ये मैन वाली बात अपन ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इनकी बात आगे भी करेंगे, होमो एवोल्यूशन के अंदर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी बस डेट दे रखी तो डेट बता दी मैंने आपको ना, तो ये वापस बता रहा हूँ आपको, ये आपको याद होनी चाहिए। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यूनिवर्स की एज 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई 3 बिलियन ईयर्स अगो। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इनवर्टिब्रेट्स का भाई 500 मिलियन ईयर्स अगो। जोलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद सीवीड्स है 320 और फिश लाइक रेप्टाइल 200, और उसके बाद में डायनासोर का एक्सटेंट 65 मिलियन ईयर्स अगो। ट्राइपिथेकस, रामापिथेकस 15 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर आपका होमो इरेक्टस कब आया 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, और निएंडरथल मैन 10,000 टू 14,000 ईयर्स अगो। ये सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए यार, है ना। ये आपका होमवर्क समझ लो, करके भेज देना यार, आपकी इच्छा हो तो करके भेज देना ना, वरना कोई बस मैं नहीं आपको जबरदस्ती तो मैं करूँगा तो मानोगी भी क्या ही मेरी, है ना। तो आपको फायदा है ना, याद करोगे तो एग्जाम के अंदर दुख नहीं पाना पड़ेगा ना, परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलो फिर आगे बात करते हैं। ये कुछ बातें लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर कि एक सिलोकेंथ फिश है, एक फिश है सिलोकेंथ फिश। अपन ने ये मान लिया था कि ये फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक फिश है सिलोकेंथ फिश है, अपन ने ये मान लिया था कि ये फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये अपन को फिश जो है वो मिली कब मिली, 1938 के अंदर मिली। कहां मिली, साउथ अफ्रीका के अंदर। अपन ने ये सोच लिया था थॉट दैट इट एक्सटिंक्ट, है ना। सिलोकेंथ जो फिश है अपन ने ये सोच लिया था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ये मिली अपन को कब मिली 1938 के अंदर ही ये फिश जो है वो पाई गई। कहां पर, साउथ अफ्रीका के अंदर ये फिश देखने के लिए मिली। बिगेस्ट डायनासोर की बात करें तो वो कौन सा था, टायरेनोसोर्स। कौन सा था, टायरेनोसोर्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था, टायरेनोसोर्स। कितनी हाइट थी भाई 20 फीट, 20 फीट हाइट थी टायरेनोसोर्स की। मतलब 20 फीट मतलब बहुत ज्यादा होता है यार, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है। अब मेरे जैसे 3 खड़े कर लूँ मेरे ऊपर तो भी वो 18 फुट ही होगा, 2 फुट और रह जाएगा। इतना बड़ा जानवर, डरावना तो बिल्कुल होगा। तो ये कैसा था, फियरसम भी था ना। ये टायरेनोसोर्स कहता था, फियरसम था यार, है ना, डरावना था। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि भैया फियरसम कौन सा डायनासोर था, तो बोल देना टायरेनोसोर्स था, वो डरावना था क्योंकि 20 फीट इसकी हाइट थी। टोलेस्ट डायनासोर, ठीक है। फर्स्ट मैमल कौन थे, फर्स्ट मैमल्स कौन से थे, तो बोल देना श्रू। फर्स्ट मैमल्स कौन से थे, श्रू, ठीक है। साउथ अमेरिकन एनिमल्स ओवरराइडन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है वो अलग अलग थे। नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स अलग रहते थे, साउथ अमेरिका के एनिमल्स अलग रहते थे, तो बढ़िया खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई और दोनों कॉन्टिनेंट्स जो वो पास पास आ गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पास पास आ गए। तो जब पास पास आए तो क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स है ना, सॉरी साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे, ठीक है, उनको कौन खा गए, ये नॉर्थ अमेरिकन जो एनिमल्स हैं वो इनको खा गए। कुछ को खा गए, कुछ को खाना नहीं मिल पाया, क्योंकि ये वाला सारा खाना जितना था ये चट करके जाते थे। नॉर्थ अमेरिकन जो एनिमल्स थे ये चट कर जाते थे, तो इनको खाना नहीं मिला कुछ को, और कुछ को ये खा गए। तो ये बेचारे
खत्म हो गई। ठीक है, वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है ये बच गए इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, दोनों कॉन्टिनेंट्स पास पास आ गए, इस वजह से साउथ अमेरिकन एनिमल्स जो है उनको ओवरराइड कर लिया। किसने? नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने ओवरराइड कर लिया। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, तो ये ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स हैं ये बच गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जो कॉन्टिनेंट है वो दूर चला गया, तो ये बच गए है ना, इनको कोई खा नहीं पाया, इनको बढ़िया खाना मिल गया, तो ये बच गए है ना। दोनों केस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म जो खत्म हो गए और दूसरी वजह से बच गए। तो इस लेक्चर के अंदर यार इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करें क्या, या फिर इसी के अंदर पढ़ें? नेक्स्ट के अंदर करते हैं ना, ह्यूमन इवोल्यूशन है, छोटा सा टॉपिक है, और नेक्स्ट के अंदर करेंगे। इसके अंदर करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। या खत्म कर दूं क्या? नहीं यार, टाइम लगा के करेंगे, अच्छे से करेंगे, है ना। चलो इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओगे। कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, बिना कहीं कर दिया करो इतना काम तो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि और भी सब्सक्राइब आ सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।